सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये एडवांटेज वाली बात क्लियर हो गई थी। सर ड्रॉबैक के बाद बता दीजिए। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा जो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट है, उसका मेन एडवांटेज बेसिकली क्या था कि इसकी जो स्टेबिलिटी फैक्टर था, इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड बायस सर्किट, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम था। दैट इज व्हाई ये इजीली तुम्हारी कलेक्टर करंट को स्टेबल कर पा रहा था। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरीके से ये स्टेबलाइजेशन मेथड से कलेक्टर करंट को स्टेबल कर रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, उसकी वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही थी। फिर आईबी की इक्वेशन की वजह से, यहाँ पे ये आईबी की इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, इस आईबी की इक्वेशन से हमने ये देखा था कि हाँ भाई, ये वाली आईबी की इक्वेशन अगर तुम आईसी को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर की वजह से आईसी इंक्रीज हुआ, तो आईबी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है कि आईबी जो है वो बीटा आईबी से रिलेटेड है आईसी से, तो उस वजह से आईसी भी रिलीज हो जाएगा। मीनिंग जो तुम्हारा आईसी का इंक्रीमेंट है, वही रिस्पॉन्सिबल है उसके डिक्रीमेंट के लिए भी। आईसी इंक्रीज हो रही है और खुद से ही डिक्रीज हो जा रही है। तो स्टेबिलिटी काफी हायर थी इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड बायस सर्किट। तो ये मेन एडवांटेज था तुम्हारे कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट का। ठीक, बट ये जो नेगेटिव फीडबैक वाला डिसएडवांटेज था और डिपेंडेंसी ऑन आरसी, ये वाला जो ड्रॉबैक था, इनकी वजह से हम इस सर्किट को ना यूज करके हमने एक और सर्किट डिजाइन किया। वो बेसिकली क्या था? सेल्फ बायस सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक, तो सेल्फ बायस सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यहाँ पे जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तुम्हारे फिक्स बायस सर्किट के रिस्पेक्ट में अगर देखें, तो ये एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया है, और ये अमीटर साइड पे भी एक रेजिस्टेंस ये वाला लगा दिया। बाकी इतना पार्ट अगर हम देखें, ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट कहीं ना कहीं फिक्स बायस सर्किट की तरह यहाँ पे बस R1 की जगह पे वहां पे RB होता था, अगर ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम बस हमें ऐसे मतलब ड्रीम्स आते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सर्किट कनेक्ट करो और ऐसे ऐसे हम सर्किट को जनरेट कनेक्ट करके हम आउटपुट देख लेते हैं। हम वन बाय वन एक एक सर्किट हमने डिजाइन किया होगा, और देन हमको कहीं ना कोई रिजल्ट मिला होगा कि हम उस मतलब किसी पर्टिकुलर सर्किट में ही हम मॉडिफिकेशन करके तब पहुंचे होंगे इस स्टेज तक। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस क्या है? एक ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, एंड ये अमीटर रेजिस्टेंस, अमीटर साइड पे ये रेजिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पे क्या करंट आ रही है, इसका अभी कोई अता पता नहीं है, तो इसको हमने आई लिख दिया है। यहाँ पे जो करंट जा रही होगी वो क्या होगी? आईबी। ये करंट आईसी होगी, कलेक्टर टर्मिनल में एंटर कर रही है। यहाँ पे जो करंट आ रही होगी वो क्या है? आईई। हमने इस बार आईई की डायरेक्शन अपोजिट ली है। इस बार हमने आईई की ठीक है, हम अपने कन्वेंशन से नहीं हटते, आईई को भी अंदर की ओर ही दिखाते हैं। तो आईई इज इक्वल टू माइनस आई बी माइनस आई सी। ठीक है, ये हमारी आईई करंट है। ठीक है, हम उसी हिसाब से अपना केवीएल ले लेंगे। ठीक, अब पहला अजम्पशन जो इसमें है, इस सर्किट में है, वो ये है कि जो ये आईबी करंट है, ये जो बेस करंट है, इस आई करंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। ये जो आईबी करंट है, वो हम मान के चल रहे हैं इस आई करंट के कंपैरिजन में काफी कम है। मीनिंग हम अजम्पशन ले रहे हैं, या ये कहें, इफ I is very greater than IB, तो हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि इधर ये IB कोई करंट जा नहीं रही है, तो ये जितनी I करंट यहां से चली, वो सारी की सारी यहाँ पे पहुंच गई। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहां से करंट I चली होगी, ठीक, वही करंट इस
यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद इस आईबी में गई होगी, थोड़ी बेस में गई होगी, थोड़ी R2 रेजिस्टेंस में गई होगी। मतलब इन जनरल अगर हम लिखते तो ये क्या लिखते I माइनस IB। अगर हम इन जनरल लिखते तो I माइनस IB होती है करंट। यहाँ से I आई और यहाँ ऐसे इस नोड पे ये वाला जो नोड है, इस नोड पे ऐसे डिवाइड हुई। इधर IB गई इस साइड में और इस साइड में I माइनस IB गई। तो हम ये जब अज्यूम कर रहे हैं कि I की वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है IB से, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि I माइनस IB, अज्यूम क्या कर सकते हैं, अगर I की वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर है IB से, तो I माइनस IB जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगा I के। मीनिंग लेट्स से हम ये कहें कि ये 100 एम्पियर के आसपास है और IB जो है वो 1 नैनो एम्पियर के आसपास है। तो अगर 100 एम्पियर से 1 नैनो एम्पियर को सब्सट्रैक्ट भी करोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो 100 एम्पियर के आसपास ही आएगा। तो इस असम्पशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर ये असम्पशन याद रहेगा तो काफी हद तक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक? क्यों? क्योंकि इस असम्पशन के बाद हमें दूसरी चीज क्या दिखाई देने लगती है कि इन केस I माइनस IB अप्रोक्सीमेट इक्वल टू I है, तो अब देखो दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। इन दोनों रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम जा रही है, इन दोनों रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम जा रही है, तो इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक देखो, तो ध्यान से देखो तो R1 और R2 आर इन सीरीज। मेन पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है वो यही है कि IB की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होने की वजह से R1 और R2 जो है वो सीरीज में माने गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो R1 और R2 की वैल्यू लेते हैं वही कुछ इस तरीके से लेते हैं कि IB की वैल्यू काफी नेग्लेजिबल हो। ठीक, तब अगर हम सर्किट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कुछ देर के लिए हम ये कर रहे हैं केवल। ठीक, कुछ इस तरीके का सर्किट दिखाई देगा। ठीक है, मीनिंग इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि यहाँ पे कोई भी करंट जा ही नहीं रही है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट जा रही है IB। ठीक, तो अब इस टर्मिनल से में वोल्टेज है VCC, R1 और R2 सीरीज में है। तो अगर हम रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना की कोशिश करें, वोल्टेज अक्रॉस R2, अगर हम रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालने की कोशिश करें, लेट्स से ये है प्लस माइनस और ये है इधर प्लस माइनस। ठीक, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, हम यहाँ पे सिंपली यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर, हम यहाँ पे सिंपली R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता है, अगर कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों और ये सप्लाई वोल्टेज दिया हो, तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज निकालना है, जैसे ये तुम्हारा है V, R2 अगर तुम्हें निकालना है, तो सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज निकालना है, अप्रोक्स अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो ये यहाँ पे क्या मिल गया, ये V ऑफ R2 मतलब इस यहाँ का इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें मिल गया, ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा VR2। या इसी को हम लिख लें, VR2 को ही हम मान रहे हैं इक्वल टू VB, क्योंकि ये बेस टर्मिनल पे डायरेक्टली वोल्टेज है ना। ये वोल्टेज जो होगा बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में है, तो इसको हम VB यानी बेस का वोल्टेज भी मान सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से लेट्स से ये तुम्हारा वोल्टेज VE है।
अमीटर टर्मिनल का वोल्टेज। तो अब अगर अमीटर टर्मिनल का वोल्टेज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस Re के अक्रॉस, रेजिस्टेंस Re के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे अमीटर वोल्टेज होगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अमीटर वोल्टेज जो हम ले रहे हैं उसका टर्मिनल पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। Ve को हम पॉजिटिव और ग्राउंड को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ठीक, और जबकि रेजिस्टेंस Re में करंट अपोजिट साइड में जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। यानी रेजिस्टेंस Re में जो वोल्टेज जनरेट होगा उस उसको आप नेगेटिव में लिखें तो वो किसके बराबर होगा, Ve के। यहाँ पे अगर हम इसमें वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें लेट्स से, अच्छा कुछ देर के लिए इसको अभी इधर पॉजिटिव, तो ये करंट जारी, तो करंट के हिसाब से हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिख रहे हैं। ठीक, तो अगर हमें एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है तो वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय उसके अक्रॉस जो करंट जा रही है। ठीक, और ये वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट की डायरेक्शन में प्लस लगाओ और इधर माइनस लगाओ, प्लस से माइनस करंट हमेशा जाती है। ठीक, और ये वोल्टेज अगर हम इक्वल टू लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज। रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो वो कुछ इसी तरह से तो निकालते हैं, इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस Ve, तो यहां से Ve इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ib प्लस Ic इंटू Re। राइट, तो अब देखो ये हमें बेस वोल्टेज मिल गया, यहाँ पे हमें ये बेस वोल्टेज मिल गया। ठीक, ये हमें यहाँ पे अमीटर वोल्टेज मिल गया। अगर हम यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू और यहाँ पे Re यानी अमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रॉपरली सेलेक्ट करें, इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज प्रॉपरली सेलेक्ट करें तो हम इजिली Vb ग्रेटर देन Ve कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया भाई, देखो N P N रेजिस्टेंस है, इसको अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है अमीटर बेस जंक्शन को तो बेस वोल्टेज ग्रेटर देन होना चाहिए अमीटर वोल्टेज। तो क्या होगा, बाय proper selection of R1, R2 and RB, sorry, and RE. Ammeter based junction can be operate in forward bias. That is voltage VB greater than V. ये वोल्टेजेस फाइंड आउट करने में या ये जो इसका रिजल्टेंट हमने लिख दिया, इसमें किसी को कोई कुछ दिक्कत? नो सर। नो सर। नो, अब सेम ऐसे ही काम जो अभी तक हम कर रहे हैं, सेम यही काम हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करना है। देखो ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है ये वाला, तो इस वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, वी सी, कलेक्टर टर्मिनल है तो इसका वोल्टेज हमने क्या लिख लिया, वी सी। लेट्स से यहाँ करंट आईसी इधर जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस। अब अगर इस रेजिस्टेंस आरसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालें तो वो किसके बराबर होगा, आईसी इंटू आरसी के बराबर। हाँ, अब अगर उस वोल्टेज को लिखें
तो देखो इस टर्मिनल पे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, वीसीसी के बराबर, और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, वीसी के बराबर। तो ये क्या लिख देंगे इसको हम, वीसीसी माइनस वीसी, वीसीसी माइनस इज इक्वल टू आईसीआरसी। ठीक, यहां से हमें इक्वेशन क्या मिल गई, वीसीसी माइनस वीसी इज इक्वल टू आईसी, वोल्टेज अक्रॉस आरसी। तो यहां से अगर हम सी यानी वीसी यानी कलेक्टर वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो क्या आ जाएगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। आईसीआरसी, यहां से भी हम क्लियर कट कह सकते हैं कि अगर इफ आरसी is selected properly, then collector junction can be operated in reverse bias। मीनिंग अगर हम आरसी को प्रॉपरली सेलेक्ट करें तो हम ये कंडीशन वीसी ग्रेटर देन वीबी, इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं अगर हम रेजिस्टेंस आरसी को प्रॉपरली सेलेक्ट करें, तो हम ये कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो हमारा रिवर्स बायस में काम करने लगेगा। ठीक, मीनिंग इतने से हमने ये तो क्लियर कर लिया कि हमारा बीजेटी कैसे फॉरवर्ड बायस एक्टिव रीजन में कैसे काम कर सकता है। बीजेटी को हमें अगर यहाँ पे एक्टिव रीजन में काम कराना है तो उसके लिए R1, R2, RE और RC ये सारे रेजिस्टेंस को हमें प्रॉपरली सेलेक्ट करना होगा। ठीक, और ये जब प्रॉपरली सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई जो बीजेटी है वो हमारा ऑपरेट कर रहा है इन एक्टिव रीजन। दस बीजेटी कैन बी ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। अब दूसरा स्टेप क्या है भाई बायसिंग सर्किट में, तो दूसरा स्टेप है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना। दूसरा स्टेप क्या है, इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सर्किट में किसी तरह से आईबी और आईसी में रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें इस सर्किट को का जो ये वाला पार्ट है ना जो ये सीरीज में हमने बता दिया, इस सर्किट का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। अब पहले हमें ये बताओ कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट होता क्या है। सर थेवेनिन इक्विवेलेंट में सभी रेजिस्टेंसेस को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से एक्सचेंज कर दिया जाता है। अच्छा, और सर सर वो बीकेबी सर ने 1040 से सरप्राइज रखा है। अच्छा ठीक है फिर जी सर। हाँ ठीक है, फिर इसका स्टेबिलिटी बाद में कर देंगे। ये सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। तो 1040 से किस तरह से रखा है भाई, 1045 से तो क्लास ही होती है। यस सर 1040 पे रखा है सर सरप्राइज।
जी चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अटेंडेंस मार्क हो गई सबकी? जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई हो, वो अपने सरप्राइज टेस्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं।